हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस वीडियो में आपके सम्मुख रीतिबद्ध कवि सेनापति के शेष छंद व्याख्या की दृष्टि से लेकर के प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेनापति का परिचय प्रस्तुत किया था और एक बार पुनः आप जान लें कि सेनापति जो हैं रीतिबद्ध कवि माने गए हैं और रीतिबद्ध कवियों में चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति रही है और अलंकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो ये सब विशेषताएं सेनापति के काव्य में भी आपको देखने को मिलेंगी। और अब मैं अगला छंद व्याख्या के लिए उठा रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं कवि इस छंद में। कवि की प्रतिभा इन छंदों के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। कवि का छंद शास्त्रीय ज्ञान भी आपको पता चलेगा और ये भी मालूम पड़ेगा कि रीतिबद्ध कवियों की कविता किस प्रकार गूढ़ अर्थ लिए हो रहती है। देखिए, करल करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल छुए दीर्घ छोर छवि पाबत तरोना है नाही ने समान उपमान और सेनापति छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। श्याम हैं वरण ज्ञान धान के हरण मानो सूरती को धरे बसीकरण के टोना हैं। मोहित हैं मोहत हैं करी सैन चैन के परम ऐन प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। कठिन शब्द देखें। कलोल का अर्थ है कीड़ा, श्रुति का अर्थ है कान, अमोल का अर्थ है अमूल्य, तरोना यानी कान का एक आभूषण, उपमान समान शोभा वाली वस्तु, और मृग छोना मृग का बच्चा, हिरण का बच्चा, टोना यानी जादू, सेन यानी इशारा और ऐन यानी भंडार। प्रसंग वही है कि ये अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन से लिया गया है। इसमें कवि ने एक नायिका के नेत्र का बहुत ही आकर्षक और सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। देखिए, नायिका के नेत्रों का सौंदर्य का चित्रण करते कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका के नेत्र उसके कानों तक फैले हुए हैं, यानी करत कलोल श्रुति यानी कान, दीर्घ बहुत बड़े हैं, अमोल तोल नायिका के श्रुति नेत्रों से है। श्रुति का अर्थ है नेत्र श्रुति का अर्थ कान से है और दृग का अर्थ नेत्र से है। उसके जो नेत्र हैं वो कानों तक फैले हुए हैं। इसी का वर्णन कह रहे हैं। नायिका के नेत्र उसके कानों तक फैले हुए हैं, यानी बड़े हैं, विशाल हैं। जिस नायिका के नेत्र विशाल हों, बड़े हों, दीर्घ हों, वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर मानी जाती है। वे काफ़ी बड़े हैं, मन को मोह लेने की अनोखी व अमूल्य क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। उसके कान का आभूषण उसके नेत्रों को छूता रहता है और उसके नेत्रों की शोभा बहुत ही अद्भुत और निराली हो जाती है। उस नायिका की आंखों की शोभा या सुंदरता के लिए और कोई उपमान नहीं दिखाई देता है। उसकी आंखों की शोभा तो कुछ कुछ चकित चंचल मृग शावक के समान प्रतीत होती है। सेनापति कवि कहते हैं कि उस नायिका की श्याम वर्ण वाली आँखों के ज्ञान व ध्यान को हर लेती है। कहने मतलब कि वो जो नायिका है उसकी जो सांवले रंग की जो सुंदर आँखें हैं वो ज्ञानी और धानी लोगों के मन को भी हार लेती हैं। यानी वो जो भी कोई देखे वो उसी का हो जाता है, अपने ज्ञान ध्यान की बातें समस्त भूल जाता है। उसके अपने कटाक्षों से किसी को भी मोहित कर लेते हैं। उन नैनों का जो कटाक्ष है वो हर किसी को घायल कर सकता है। उनमें इतनी सामर्थ्य है कि जो भी उन कटाक्षों को देखेगा वो उस पर मोहित हो जाएगा। उस नायिका के जो नेत्र हैं वो सुख के भंडार हैं। अंत में नायक कहता है, हे प्यारी नायिका, तेरे नेत्र तो मेरे मन के लिए खिलौने के समान हैं। कहने का भाव यह है, खिलौने के समान ही मेरे मन का रंजन करते हैं, यानी मेरे मन को आनंद देते हैं। जिस तरह से खिलौने बच्चों को आनंद देते हैं, खुशी देते हैं,
ठीक इसी प्रकार नायक कहता है कि तुम्हारे नेत्र भी मेरे मन को बहुत अधिक खुशी प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कवि ने नायिका के नेत्र को खिलौना का रूपक दिया, खिलौना बताया। इसका जरा कुछ विशिष्ट बातें देखें। इसमें नक्शिक वर्णन के अंतर्गत नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन श्रृंगार विलास के रूप में कवि ने किया है। बिहारी ने भी कई जगह ऐसा वर्णन किया है। और इस छंद में अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग हुआ है और कवित छंद देखने को मिलता है। अगला छंद, कालंद की धार निर्धार है अधर गन, अली के धरत जा निकाय के न लेस है, जीते अहिराज खंडी डारे है शिखंडी घन, इंद्र नील कीर्ति कराई नाही ए सहे, एडिन लगत सेना हिये के हरस कर, देखत हरत रतिकंत के कलेस हैं, चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस है। लछत लछारे सटकारे तेरे केस है। कालिंदी की धार निर्धार है अधरगन, अली के धरत जा निकाय के न लेस। पहले कठिन शब्द देखें। कालिंदी यमुना को कहा गया है। निर्धार बिना मतलब बिना आधार का, अधर आकाश ऊपर, निकाय यानी सुंदरता, अहिराज शेषनाग, शिखंडी मोर को कहते हैं, इंद्र नीलमणि पर्वत को या नीलम को, रतिकंत रति का पति कामदेव, लसत यानी शोभायमान सुंदर लगना। अवतरण फिर वही है कि सेनापति द्वारा रचित छंद है और श्रृंगार वर्णन से लिया गया है। और इस छंद में नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन किया है। रीतिकाल के कवियों की विशेषता रहती है कि वो नक्शिक वर्णन करते हैं। तो यहाँ कवि ने पहले वाले छंद में नायिका के नेत्रों की प्रशंसा की थी और इस छंद में कवि नायिका के बालों की प्रशंसा कर रहे हैं। कवि सेनापति नायिका के केशों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के बाल बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। इसके काले चिकने बाल ऐसे लगते हैं मानो आकाश में यमुना की धारा बिना आधार के नीचे लटकती हुई दिखाई दे रही है। भौरे तो उसके बालों की सुंदरता का थोड़ा सा भी मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कालिमा एवं चिकनाई में शेषनाग को भी जीत लिया और मोर की पूंछ की सुंदरता को भी मात दिया है। यानी कहने का मतलब ये नायिका के जो बाल हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। उनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कहने की भौरे तो कुछ भी नहीं उसके सामने। और वो बाल इतने काले और चिकने हैं कि जिस तरह से शेषनाग काला होता है, चिकना होता है, परंतु शेषनाग की का कालापन और उसकी चिकनाई भी कुछ नहीं है उसके सामने। और मोर की पूंछ को बहुत अधिक सुंदर माना गया है, परंतु यहाँ तो नायिका के जो बाल हैं सिर के, वो मोर की पूंछ से भी बहुत अधिक सुंदर हैं। उसके बाल बादलों एवं नीलमणि की कालिमा से भी अधिक काले हैं। इस प्रकार नीलमणि के यश को भी इन्होंने नहीं सहा, यानी नीलमणि का यश भी इनके साथ, नीलमणि की सुंदरता भी इनके सामने कुछ नहीं है। उनका यश भी खत्म हो गया है। एड़ियों को छूते अर्थात इनकी नायिका के जो बाल हैं वो बहुत लंबे हैं, काले हैं और वो एड़ियों का स्पर्श करते हैं। जो भी कवि कहते हैं इन बालों को कोई देखता है तो उसके मन में हर्ष उत्पन्न होता है। उन्हें देखकर कामदेव का दुख भी दूर हो जाता है। उन्हें देखकर कोई भी काम वासना से ग्रस्त हो सकता है। यानी कोई ऐसा नहीं होगा जो उन्हें देखकर उसके मन में उस सुंदरी को पाने की लालसा पैदा न हो। अवश्य ही कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, उस सुंदरी के बालों को देखकर उसके मन में भी उसके साथ भोग करने की लालसा अवश्य पैदा हो जाएगी। इतनी सुंदर और अद्भुत नायिका है और इतने सुंदर और अद्भुत नायिका के बाल हैं। और अंत में नायक उस नायिका को संबोधित करके कहता है, हे सुंदरी, तेरे लंबे लंबे केश बहुत ही चिकने हैं, बहुत घने हैं तथा अंधेरे से भी अधिक काले हैं। इन चिकने बालों की लटें मुझे बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं। बहुत सुंदर वर्णन था कवि का। और अब कुछ विशेष बातें भाषा शैली दृष्टि से। नायिका के नक्शिक वर्णन के क्रम में उसकी केश राशि का बहुत सुंदर चित्रण कवि ने किया है। और इस छंद में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और व्यतिरिक्त अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। भाषा वही प्रज। शेष अगला छंद देखिए।
सोहे संग आली रही, रति केहू उर साली, जोबन गरुर चाल चलती दुरद की, कहे मुस्क्याती बात फूली से झरत जात, सेनापति फूली मानी चांदनी सरद की, छाई रही भरी पूरी पहिरे कपूर धूरी, नागरी अमर मुरी मदन दरत की, मुख मृग लंछन सो कटी मृगराज किसी, मुख मृग लंछन सो कटी मृगराज किसी, मृग कैसे दृग भाल बेंदी मृद मद की। सेनापति कवि का छंद। कुछ कठिन शब्द देखें। आली का अर्थ सखी है, दुर्द का अर्थ हाथी, फूलों से झरत यानी फूलों की तरह झड़ती हुई, नागरी का अर्थ चतुर, मोरी का अर्थ मूल जड़, मदन कामदेव, अमर भूरी अमर करने वाली जड़ी बूटी, मृग लंछन चंद्रमा और मृगमद कस्तूरी को कहते हैं। अवतरण वही है, कवि के श्रृंगार वर्णन से लिया गया है और इसमें कवि ने किसी नायिका की शारीरिक सुषमा यानी शारीरिक सौंदर्य और रूप माधुर्य का बहुत ही सरस और सुंदर चित्रण किया है। कवि नायिका की शारीरिक सुषमा और रूप माधुर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं, नायिका अपनी सखियों के साथ बहुत ही अधिक सुंदर लग रही है। उसके रूप माधुर्य को देखकर कामदेव की पत्नी के हृदय में भी ईर्ष्या हो जाती है, पीड़ा हो जाती है कि आखिर ये स्त्री इतनी सुंदर क्यों है, मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं हुई। इस तरह से उसके मन में पीड़ा होती है। वह नायिका अपने यौवन के उल्लास में मदमस्त हाथी की तरह मंद गति से चलती है। जब वह अपनी सखियों से मुस्कुराती हुई बातचीत करती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुख से सुंदर फूल झड़ रहे हों। कवि सेनापति कहते हैं, वह नायिका इस तरह खुशी बिखेरती रहती है मानो शरद काल की सफ़ेद चांदनी फैला रही हो। वह सखियों के बीच में पूर्णतः छाई रहती है। कहने का मतलब यह है, सखियों के बीच में उसकी शरीर सुषमा बहुत ही अद्भुत और अनुपम दिखाई देती है। वह अपने शरीर पर कपूर का सुगंधित पाउडर लगाए रहती है तथा वह चतुर नायिका ऐसी लगती है मानो काम पीड़ा का उपचार करने के लिए अमर कर देने वाली जड़ी बूटी है। यानी वो नायिका काम की पीड़ा को दूर कर देने वाली है। वह हमेशा के लिए अमर जड़ी बूटी है। उसको पाकर के व्यक्ति की काम की पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उस नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसकी कमर शेर के समान पतली है। उसकी कमर जो है सिंह के समान पतली है। उसके नेत्र मृग के नेत्रों के समान हैं और उसने अपने माथे पर कस्तूरी की बिंदी लगा रखी है। इस तरह से ये नायिका बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। जो भी नायक को इसको देखेगा जरूर उसको पाने की लालसा उसके मन में पैदा होगी। भाषा शैली देखें। नायिका के सौंदर्य का परंपरागत चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। उपमान योजना एवं अलंकार की जो योजना बहुत ही सुंदर बन पड़ी है और इस छंद में अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और छंद जो है वो कवित्व है, भाषा ब्रज है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और शेष जो 3 छंद इसके रह गए हैं कवि के, वो मैं अगले वीडियो में लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।